आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन का तो खूब जिक्र हो रहा है, लेकिन इन्हीं चुनावों में चिराग पासवान पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडीए के साथ ही रहे, लेकिन नीतीश कुमार से राहें जुदा हैं, उनसे खफा हैं, खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि वो राम की सुनते क्यों नहीं। सवाल बहुत से हैं और चिराग से इंडिया न्यूज ने पूछा है हर सवाल का जवाब। अटकलें लगातार इस बात को लेकर लगी थी कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में एलजेपी को लेकर क्या कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एलजेपी पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि रामविलास पासवान को उन्होंने अपने संबोधन में श्रद्धांजलि दी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान हैं। चिराग जी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था, कहीं एलजेपी पर सीधे हमला नहीं किया। देखिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मीडिया के कुछ साथी और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को थी। उनके अलावा मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं था कि प्रधानमंत्री जी मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैं बहुत पहले ही कह चुका था कि वो गठबंधन धर्म निभाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम है भाई। सब बोल बोल के रोज उनको प्रमाण देते हैं कि हम साथ नहीं है, हम साथ नहीं है। भाजपा के रोज नेता बोलते हैं, पर वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो बहरहाल मेरा ध्यान जरूर इस बात पर था कि प्रधानमंत्री मेरे बिहार के लिए और क्या क्या सौगातें लाते हैं, नए विकास का विजन क्या होगा, आगे बिहार को कैसे लेकर जाने की उनकी सोच होगी। मेरा ध्यान उसमें केंद्रित था। पर हाँ, जिस तरीके से उन्होंने पिताजी को श्रद्धांजलि दी और जिन शब्दों का प्रयोग किया, खास तौर पर मैं उस वक्त मैं सुन रहा था और मेरे लिए जरूर वो एक इमोशनल पल था जब उन्होंने बोला कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक पापा उनके साथ थे। मैं जानता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो अपने निधन से 2 हफ्ते पहले तक भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम साहब की कैबिनेट मीटिंग वो अटेंड कर रहे थे। सही मायनों में लिटरली पापा आखिरी सांस तक उनके साथ थे। इस बात को उन्होंने मुझे काफ़ी, और मैंने बार बार मैंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध मेरे अलग हैं, राजनीतिक अलग है। राजनीतिक राह मैंने ज़रूर अलग ली होगी, पर मेरे जो व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, ना मुझे उनको प्रचारित करने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है। मेरे उनसे वो संबंध है, मधुर संबंध है, और वो हमेशा तक रहे, हमेशा रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पापा के लिए कहा, मैं भी कहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ रहूँगा। चिराग, देख रहा हूं कि आपका गला जो है पूरा बैठा हुआ है और ये पानी ले रहे हैं क्या? जी, गर्म पानी थोड़ा सा शहद डालकर ले रहा हूँ। मम्मी बताती रहती है कि ये करो वो करो, इसी की वजह से थोड़ा भाषण दे पा रहा हूँ। नहीं तो रात आते आते तक तो आवाज़ एकदम बंद ही हो जाती है, आवाज़ ही नहीं निकलती। तो रात में गार्गलिंग करता हूँ, सुबह उठ के करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। देखिए, मेरा लक्ष्य अभी क्लियर है। अभी खाना पीना ये सब कहीं मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। अभी सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बिहार का विकास। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना एकमात्र विकास, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे, और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। चिराग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलजेपी जेडीयू के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाभ जो है तेजस्वी को हो रहा है। देखिए, मेरे बारे में ये बार बार कहा जाता है, और कुछ ऐसे चैनल हैं भी जो ये नैरेटिव भी सेट करते हैं, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया वोट कटवा पार्टी है, तो किसी की बी टीम है, तो किसी को लाभ पहुंचा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या सोच है उन लोगों की। भाई, मैं क्यों अपनी पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ? मेरी पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी नीति के साथ, अपने विचारों के लिए नहीं खड़ी हो सकती? उसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों ये माना जाए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा किसी की पुछलग्गू पार्टी ही रहेगी, तभी काम करेगी? हम लोगों ने 2005 में भी करके दिखाया। 2005 में भी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उस वक्त जब पापा ने निर्णय लिया था, 29 सीट हम लोग जीत कर आए। बल्कि हकीकत यह है कि जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप 10 के विधानसभा देख लीजिए, आप 15 की विधानसभा देख लीजिए, जब जब हम लोग गठबंधन में लड़े तो हम लोग की सीटें खत्म ही हुई हैं, कम ही हुई हैं।
तो आज भी जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उनसे कई ज्यादा सीटें मैं जीत भी रहा हूँ, बल्कि आप भी इसका सर्वे कीजिए, आप तो खुद जा रहे हैं जगह जगह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या मैं किसी की बी टीम हूँ या मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ या सही में मेरी पार्टी खुद फायदे में है और जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट बिहार को होने वाला है। अच्छा चिराग जी, लेकिन नीतीश के प्रति इतना क्यों नाराजगी, क्यों, आखिर क्या है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक के सामने, न्यूज एक्स के दर्शक के सामने आप खुलासा करेंगे। ये मेरी नाराजगी है, ये तो जनता की नाराजगी है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या जनता नाराज नहीं है नीतीश जी से? कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण में उनके सामने मुख्यमंत्री जी के विरोध में नारे लगे, जनता क्लियर है इस बात को लेकर कि आज भाई मुख्यमंत्री ने बताया ना मुझे कि पिछले 5 साल में क्या किया भाई। वो ये बोलते हैं कारखाने नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है। भैया पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, जब वहाँ पे रोजगार आ सकते हैं, कारखाने खुल सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं खुल सकते? 5 साल में मुझे बताइए, 15 साल में एक नहीं खोला, 5 साल में क्या खोलेंगे कारखाने? क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों पटना में, कोटा में इस तरीके के, क्यों पटना में हम लोग एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते, एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों कोरोना में, लॉकडाउन में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा, क्यों नहीं आने दिया गया था? क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखिए, किस बदहाल स्थिति में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। ये क्राइम की बात करते हैं, आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। आप मुझे बताइए कौन सा दिन ऐसा नहीं है जब बिहार के किसी न किसी कोने में कोई हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार नहीं हो रही हो? जंगल राज की बात कर रहे हैं, उससे महा जंगल राज तो इन्होंने बना रखा। और कम्युनलिज्म, आप बताइए ना कि भैया ये जिनके साथ हैं, उसमें नित्यानंद राय जी ने जिस तरीके से बोला कि कश्मीर के आतंकी बिहार में पनप पाएंगे, बताइए क्या जवाब है? भैया आप तो गठबंधन में औपचारिक तौर पर उनके साथ हैं, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। कल प्रधानमंत्री बोल करके धारा 370 के बारे में आप बताइए, धारा 370 का तो आपने विरोध किया था, आपने तो ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, सीए एनआरसी के खिलाफ आपने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किया था। तो स्टैंड तो क्लियर कीजिए जिनके साथ आप औपचारिक तौर पर गठबंधन में हैं। अच्छा चिराग जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप कहते हैं कि दिल में हनुमान लेकिन दिमाग में गेम प्लान, ये कोई गेम प्लान नहीं है। देखिए, जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं तो लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि भाई इतना ज्यादा क्यों तुम उनके लिए हो रहे हो? आपके विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं। मैं अगर नहीं करूं प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, ये व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री जी उस वक्त मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं था। मैं रात भर अकेला जब पापा के साथ हॉस्पिटल में होता था, ये प्रधानमंत्री थे जो मुझे आधी रात में फोन करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जब पापा अस्पताल में हो और अस्पताल आईसीयू से लेकर पापा के निधन तक कोई दिन ऐसा नहीं है जब प्रधानमंत्री ने मुझे दिन में 2-2 बार फोन नहीं किया। और ना सिर्फ पापा का हालचाल पूछते थे बल्कि मुझे बताते भी थे कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगला स्टेप हम लोगों को क्या करना चाहिए। पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया, जेपी के बाद मुझे लगता है कि पापा पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें इस तरीके का मिलिट्री ऑनर दिया गया। तो हर समय प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर है मेरा लगाव, वो सदन में मेरी तारीफ करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जब मुझसे मिलते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। पापा के निधन के बाद जब वो घर पर आए, मुझे घंटों तक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वो सांत्वना देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। तो मैं अगर उनका आदर नहीं करूं, सम्मान नहीं करूं तो मैं क्या करूं? राजनीतिक राह मेरी जरूर अलग है, बट हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और चुनाव के बाद भी मैं स्पष्ट हूँ कि बुना जीत कर मणिपुर में हम लोग ये कर चुके हैं। मणिपुर में हम लोगों ने भाजपा के सामने चुनाव लड़ा और उसके बाद हमारे जीते हुए विधायक ने उन्हीं का मुख्यमंत्री वहां पर बनाया। और आज की तारीख में मैं केंद्र में भाजपा के साथ हूँ, मेरा वैचारिक संबंध मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से है। तो मैं क्यों विरोध करूं? बल्कि मैं तो चाहता हूं कि भैया विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन करें। सही बात जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसका विरोध करना क्यों करना? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से 13-14 में वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ बोलने लग गए थे, क्या मैं भी उनके खिलाफ बोलने लगूं? कारण क्या है बोलने का? अच्छा चिराग, आप जहां जा रहे हैं, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि 2005 की स्थिति, क्या जो बिहार की चाबी एलजेपी के पास होगी? देखिए, चाबी का तो पता नहीं, स्थिति बहुत बेहतर होगी। जैसा मैंने कहा कि जदयू से ज्यादा सीटें लड़ रहा हूँ और उनसे ज्यादा सीटें जीतूंगा, यकीनन, उसमें दो राय नहीं। एक बात स्पष्ट है,
मौजूदा मुख्यमंत्री का अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री जोड़ना सिर्फ अगले 13-14 दिन ही बस उनके पास रह गए हैं। 10 नवंबर के बाद भैया वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे और उसके बाद वो कभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, 10 नवंबर के बाद संबंधों की बात की जाए तो केंद्र में एलजेपी कहाँ रहेगी? देखिए, हम लोग केंद्र में उनके समर्थन में है और हम लोगों ने और ये कोई नई बात नहीं है। गठबंधन धर्म की ये परंपरा रही है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका केंद्र में गठबंधन होता है पर वो विभिन्न और राज्यों में आपस में चुनाव लड़ते हैं। चिराग, अपने जीवन की अहम लड़ाई में अपने पापा के गैर मौजूदगी में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप बहुत भावुक हो जाते हैं। हो जाता हूँ, क्या बताऊँ। कभी सोचा नहीं ना कि पापा के बिना ऐसा करना पड़ेगा। मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं जब कोई ऐसी मेरी सभा होती हो, रैली होती हो, इंक्लूडिंग मीडिया इंटरेक्शन होता हो। जब तक ये चल रहा होता था पापा का फ़ोन मेरे सहयोगियों को आ गया होता था कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। मैं गाड़ी में बैठते ही, अभी भी जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अगर पापा होते तो अभी गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चीज़ पापा से बात होती। पापा मुझसे पूछते क्या सवाल पूछे, तुमने क्या जवाब दिया। पर अब जब गाड़ी में जाकर बैठता हूँ या बाहर निकलता हूँ तो वो चीज़ खलती है मुझे कि पापा नहीं है, उनसे बात नहीं होती। घंटों रात में पापा की तस्वीर को देखकर उससे बातें करता रहता हूँ। उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और सबसे द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। पापा के निधन को कुछ घंटे नहीं हुए थे और उसके बाद मैं बैठा प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार कर रहा था। पापा को अभी तक मुझे ठीक से याद करने का मौका भी नहीं मिला। तो है ये बातें गलती हैं, बट ठीक है, पापा का आखिरी सपना है, इसको पूरा करना अभी मुझे। अच्छा चिराग, साल भर पहले आप नीतीश कुमार को जमुई लेकर गए थे और वहां आपने कहा था कि विकास की धारा बहा रहे हैं। ये आखिरकार ये इतने दिनों में कैसे ये हो गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जब जमुई आए थे उस वक्त इनका आना, अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए आना इनका जरूरी था। जिस तरीके से इनके नेताओं ने विश्वासघात किया लोजपा के हर एक प्रत्याशी के साथ लोकसभा के चुनाव में, और ये सब मैं प्रमाण के साथ आपके साथ रख सकता हूँ, शायद इनका कोई सिटिंग विधायक ऐसा हो जिसमें लोजपा की सीट, भले वो जमुई की हो, हाजीपुर की हो, नवादा की हो, समस्तीपुर की हो, वैशाली की हो, खगड़िया की हो, शायद ही कोई ऐसी सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने हम लोग को हराने का प्रयास ना किया हो। एक एक इनके विधायक, इनके जिला अध्यक्ष, इनके मंत्री, इनके पूर्व मंत्री, इनके नेता हम लोग को हराने में दिन रात लगे रहे। उसी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए ये आते थे और एक चेहरा दिखाते थे कि नहीं भैया, गठबंधन में सब सही है। कोई दिन ऐसा नहीं है पूछेगा मुख्यमंत्री से जब पापा रोज इनको नाम लेकर नहीं बताते थे कि इनके नेता किस तरीके से हम लोग का हर लोकसभा सीट में विरोध कर रहे हैं। और आज वही विश्वासघात माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे हैं। चिराग जी, आप शराबबंदी को लेकर ट्वीट किए हैं। लगातार जो है नीतीश पर ऐसे हमला करते रहे, लेकिन शराबबंदी उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, उसको लेकर आपने ट्वीट किया है कि तस्कर बनाया जा रहा है। नहीं, जो मैंने ट्वीट किया मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ उसमें? नहीं किया जा रहा। किस तरीके से शराबबंदी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हुई है, विफल हुई है। और दुख की बात यह है कि सरकारी तंत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक मंत्री में दावे के साथ कहता हूं, और आप जाइएगा पूछिएगा मंत्रियों से, एक मंत्री अगर इस बात को झुठला दे कि भैया बिहार में शराब की तस्करी नहीं हो रही, अगर बिहार में गुपचुप तरीके से शराब नहीं बांटी जा रही, जो रसूखदार लोग हैं क्या वो शराब नहीं ले रहे हैं, उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, क्या उसकी उपलब्धि उनको नहीं हो पा रही है, और इसमें फंसाया किनको जा रहा है? गरीब जनता को इसमें फंसाया जाता है। शराबबंदी के कानून में गरीब लोगों को, जो बड़े बड़े तस्कर हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बट जो गरीब लोग हैं उनको इसमें फंसा दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है, और ये मैं नहीं, अब तो उनके सहयोगी भी कहने लगे हैं। कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी ने भी खुलकर इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हाँ, शराबबंदी विफल रही है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, इसमें जो तस्कर हैं उनको पकड़ने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी, मेरी दिक्कत ये है, मेरी समस्या ये है कि सब मुख्यमंत्री की नाक के नीचे है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अफसरशाही हावी कर रखी है, उन्होंने अधिकारियों को इतनी छूट दे रखी है कि तुम जाओ जनता को प्रताड़ित करो, बस आंकड़े मेरे पक्ष में दिखने चाहिए।
आंकड़ों में दिखना चाहिए कि बिहार विकास कर रहा है, बिहार की हर योजना धरातल पर सफलता से उतर रही है। अधिकारी राज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में आ गया, मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हैं अधिकारी, मुख्यमंत्री को खुश संतुष्ट करने के लिए झूठे आंकड़े मुख्यमंत्री के पास रखते हैं, और मुख्यमंत्री सिर्फ अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, ना अपने नेताओं पर। जनता के बीच तो कभी जाते ही नहीं। आखिरी बार कब गए थे सड़क मार्ग से, कब उन्होंने जनता से संवाद साधा था? भाई हेलीकॉप्टर से मंच पर जाना और भाषण देकर आना जनता का संवाद नहीं है ना। आप जनता से सुनिए। तो आखिरी बार मुख्यमंत्री ने कब सुना था मुझे नहीं पता, उन्होंने सुनना बंद कर दिया लगभग पिछले 10-12 साल से। अब सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बातों को कहते हैं। तो जब वो सुनेंगे नहीं, उनको जानकारी ही नहीं मिलेगी, और अधिकारी वही सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं। इन अधिकारियों पर भी लोजपा की तरफ से मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से, अगली जो हमारी सरकार बनेगी, इन अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, भले वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जो जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत गरीब लोगों को गलत चीजों में, भाई